अपने बेडरूम में आराम से गेम खेल रहा था। फिर तभी अचानक से उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम 24 आवर सुपर टाइकून से बाइंड हो चुके हो। अगले 24 घंटे तक तुम जितना भी पैसा खर्च करोगे उसका 10 गुना कैशबैक मिलेगा। 24 घंटे बाद सिस्टम अपने आप अनबाइंड हो जाएगा। इतने ही सुनते उसके दिमाग में 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू भी हो गया। उसका दिमाग फुल स्पीड से चलने लगा। अगर सच में मेरे कोई से भी खर्चे पे उसका 10 गुना मुझे मिलेगा तो मैं ये मौका मिस नहीं कर सकता। उसके पास कुल मिला के सिर्फ 2000 युआन ही थे। उसने बिना एक सेकंड गवाए वो सारे पैसे अपने मोबाइल रिचार्ज के लिए डाल दिए। अगले ही सेकंड उसके मोबाइल बैंकिंग ऐप का नोटिफिकेशन आया। 20,000 युआन उसके बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसका बैलेंस सीधे 20,024 युआन हो जाता है। वो ये देखकर खुशी से उछल पड़ा। सिस्टम सच में काम कर रहा था। अब तो पैसा कमाना उसके लिए बच्चों का खेल बन चुका था। उसने तुरंत अपने दोस्त के बैंक अकाउंट में 20,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। जैसे ट्रांसफर पूरा हुआ वैसे सिस्टम ने उसे 2 लाख युआन का कैशबैक दे दिया। उधर उसके दोस्त ने सिर्फ उसे एक क्वेश्चन मार्क भेजा, पर हमारे मेन कैरेक्टर के पास इतना समय नहीं था कि वो उसका रिप्लाई कर सके। उसने तुरंत वो 2 लाख युआन भी उसके अकाउंट में भेज दिए। अगले ही पल सिस्टम ने उसे 20 लाख युआन का कैशबैक दे दिया। अगले ही पल उसके दोस्त का कॉल आ गया और वो घबरा कर बोलता है, भाई तुझे हुआ क्या है? ये 2,20,000 युआन तेरे पास कहाँ से आए? तू ऐसा कर क्या रहा है जो तेरे पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं? उसने जल्दी से कहा, इतने सारे सवाल मत पूछ, मैंने तुमसे पहले 10,000 युआन लिए थे, अब मैं वही तुम्हें वापस कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। उसका दोस्त हैरान होकर बोला, कौन 10,000 का कर्ज 2,20,000 दे कर चुकाता है? इतना तो सूदखोर भी नहीं लेते, आखिर तू कर क्या रहा है? लेकिन उसके पास उसकी बातें सुनने तक का भी वक्त नहीं था। वो एक एक करके सभी के कर्जे जितने भी लिए थे वो सबको वापस किए जा रहा था, जिन लोगों से उसने कभी उधार लिया था। साथ ही वो बड़ी बड़ी चीजें खरीदने की प्लानिंग भी कर रहा था, क्योंकि वो जितना ज्यादा बड़ा खर्च करेगा उतना ही उसको बड़ा कैशबैक मिलेगा। उसने सोचा कि एक आम इंसान के पास इतने सारे पैसे खर्च करने के ज्यादा तरीके नहीं होते। अगर उसे इस सिस्टम का फायदा उठाना है तो उसे अपना कैपिटल बढ़ाना होगा, तभी वो आगे और भी बड़े लेवल पर खेल पाएगा। तभी उसने अपने दोस्त को बोला कि मैं कैशबैक वाली बात तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मुझे अभी याद आया कि तुम्हारे ऊपर 1 लाख युआन का कर्ज है ना, पहले जाके वो सब चुका दो, ज्यादा देर मत करो। वो बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं पहले अपने सारे कर्ज निपटा देता हूँ, जब तुम फ्री हो जाओगे तो तब मुझे कॉल करना। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और उधर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकता था। उसने सिर्फ 3 मिनट में अपने सारे लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल्स के पैसे सारे चुका दिए। उसने 3 लाख युआन खर्च किए और अगले ही पल सिस्टम ने उसे 30 लाख युआन दे दिए। अब उसके बैंक अकाउंट में टोटल 47 लाख युआन थे। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ऐसा ही दोस्त था जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता था, और बाकी सब मतलब के दोस्त थे। जब उसके पास पैसा नहीं था तो किसी ने उसकी अहमियत नहीं जानी, किसी ने उसकी कदर नहीं की, इसलिए उन लोगों पर एक भी रुपया खर्च करने का उसका कोई इरादा नहीं था। अब ये सवाल था कि वो इतने सारे पैसे अब कहाँ खर्च करे, और उसके दिमाग में तभी एक आइडिया आता है, अगर उसे बहुत जल्दी पैसे उड़ाने हैं तो उसे ऐसी चीजें खरीदनी पड़ेंगी जिसकी कीमत करोड़ों में हो। वो जल्दी से दौड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरा और सीधे एक टैक्सी पकड़ी और टैक्सी वाले को बोला, भैया जल्दी से गांधीनगर वाले फरारी शोरूम में चलो। आखिरकार जब आदमी बहुत अमीर बनता है तो वो सबसे पहले घर या फिर लग्जरी कार ही खरीदता है, और उसके लिए तो जितनी बड़ी खरीदारी उसका 10 गुना बड़ा कैशबैक। वो जल्दी से टैक्सी में बैठा और अपना फोन जल्दी से निकाला और एक के बाद एक कई लाइव स्ट्रीमिंग एप्स वो डाउनलोड करने लगा। उसे किसी स्ट्रीमर को देखना नहीं था, उसका मकसद तो था कि वो सब पे पैसा खर्च कर सके। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस ऐप पर 40 लाख युआन टॉप अप कर दिए। अगले ही पल सिस्टम ने उसे 4 करोड़ युआन का कैशबैक दे दिया। वो रुका नहीं, उसने तुरंत 60 लाख युआन का टॉप अप कर दिया। तभी सिस्टम ने उसे सीधे 6 करोड़ युआन वापस दे दिए। अब उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़कर 9 करोड़ 47 लाख युआन हो चुका था। इतना पैसा देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, पर वो कोई बेवकूफी नहीं करना चाहता था। अगर वो एक ही ऐप पर बहुत सारा पैसा खर्च करता तो लोगों को शक हो सकता था, इसलिए उसने वही ट्रिक दूसरे लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आजमाई। हर प्लेटफॉर्म पे वो 1 करोड़ युआन टॉप अप करता गया और हर बार सिस्टम का 10 गुना वाला कैशबैक उसके अकाउंट में सफलतापूर्वक आता गया। उसने तभी टैक्सी ड्राइवर को बोला, भैया आप जितनी तेज गाड़ी चला सकते हो उतनी तेज गाड़ी चलाओ, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जल्दी जाना है वहाँ पर। अगर तुमने मुझे जल्दी पहुँचा दिया तो मैं तुम्हें 5,000 युआन दूंगा। ड्राइवर खुश होकर बोलता है, सर जी सीट
सीट बेल्ट बांध दो, आज मैं दिखाता हूँ रेसर किसे कहते हैं। अगले ही पल जो टैक्सी थी वो हवा से बातें करने लगी। उसने तुरंत QR कोड स्कैन करके टैक्सी ड्राइवर को 5,000 युआन सेंड कर दिए। तभी उसी पल सिस्टम ने उसे 50,000 युआन का कैशबैक दे दिया। आधे घंटे से कम समय के अंदर ही उसने कम से कम 30 करोड़ युआन का खर्चा कर दिया था। एक आम इंसान के लिए इतने सारे पैसे पूरी जिंदगी बिताने के लिए काफी होते हैं, लेकिन उसे अभी भी संतोष नहीं था। पर वो सच कहे तो उसको यही नहीं पता था कि उसका आखिरी लक्ष्य क्या है। बस एक ही ख्याल दिमाग में था, वो जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ज्यादा ही अमीर बनता जाएगा। तकरीबन 20 मिनट बाद वो टैक्सी सीधे जाकर फरारी के शोरूम के बाहर रुकी। जैसे वो अंदर गया वैसे ही एक सेल्स वुमेन वहाँ आकर उसको मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम सर, फरारी सेल्स सेंटर में आपका स्वागत है। क्या आपने कोई मॉडल पहले से पसंद किया है? उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अभी जो भी यहाँ पे मॉडल यहाँ पे उपस्थित है वो सारे मॉडल्स के बारे में मुझे बस तुम थोड़ा सा बता दो। अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं अभी के अभी पेमेंट कर दूंगा। उस सेल्स वुमेन ने उसके कपड़ों पर नजर डाली। मुश्किल से उसके कपड़े 1,000 युआन के ही होंगे। शायद उसे लगा कि वो सिर्फ देखने आया है। फिर वो उसे एक कार के पास ले गई और बोलती है, सर ये फरारी 612 है, इसकी कीमत 57 लाख युआन है। उसने उसकी बात बीच में ही काट दी, इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, ये वाली फरारी पैक कर दो और साथ में कोई दूसरी फरारी भी दिखाओ, मैं वो सब भी खरीद लूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी सांस अटक गई। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था ये शायद कोई ऐसे भी कार खरीदता है। उसने बिना रुके कहा, फरारी 812, F12, 599, 488, F90, 458 और FF जो भी उपलब्ध है वो सारी की सारी मुझे चाहिए। वो घबरा कर बोलती है, सर ये सारे मॉडल्स अभी स्टॉक में नहीं है, कुछ दूसरी ब्रांचेस से मंगवाने होंगे। उसने नॉर्मल होके बोला, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो मैंने 7 मॉडल्स के नाम लिए उन सभी को इसमें जोड़ दो, 608 कारों के साथ जोड़ दो, कुल 8 मॉडल्स हो गई। कस्टमाइजेशन की भी चिंता मत करो, हर कार का सबसे टॉप वेरिएंट चूज करो और कलर सिर्फ रेड और ब्लैक रहेगा। अब तुम मुझे सारा टोटल अमाउंट बताओ क्योंकि अभी मुझे बहुत जल्दी है। सेल्स वुमेन ने जल्दी से कैलकुलेटर उठाया और बिना कुछ कहे वो तेजी से हिसाब लगाने लगी। फिर कुछ देर बाद वो आकर कहती है, सर ये सिर्फ कारों की कीमत नहीं, कस्टमाइजेशन, इंश्योरेंस, बाकी सारे चार्जेस मिलाकर इसकी टोटल अमाउंट कुल 5 करोड़ 35 लाख युआन बनते हैं। उसके कार्ड में लगभग 30 करोड़ युआन पड़े थे। उसने कार्ड निकालते वक्त कहा कि मेरे पास बार बार कार्ड स्विप करने का टाइम नहीं है, एक ऐसा काम करो कि यही पैकेज 4 बार फिर से बना दो, यानी कुल 5 सेट। उसकी बात सुनते ही वो सेल्स गर्ल वहीं पर सन्न रह गई। उसने बहुत सारे लोगों को फरारी खरीदते हुए देखा होगा पर उसकी तरह आज तक उसने कभी नहीं देखा होगा जो सब्जियों की तरह फरारी खरीद रहा हो। उसने फिर पूछा, वैसे ला फरारी है क्या? वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, सर ला फरारी लिमिटेड एडिशन है, वो तो पहले ही पूरी दुनिया में शेल्ड हो चुकी है। ला फरारी नाम मिलने का उसे थोड़ा ज्यादा अफसोस हुआ तो पर उसने थोड़ा ज्यादा सोचा नहीं। उसने मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, जो है वही सही, कार्ड स्वाइप कर दीजिए। आमतौर पे बैंक कार्ड स्विप करने की एक लिमिट होती है, लेकिन उसके पास तो 24 हावर सुपर टाइकून सिस्टम था। इस सिस्टम के सामने सारी दुनिया के नियम बेकार थे। उसने बैंक की लिमिट को भी एक पल में नजरअंदाज कर दिया। अगले सेकंड पेमेंट सक्सेसफुल होने की आवाज सुनाई दी। ये सब देखते ही उसके सामने खड़ी सेल्स गर्ल की आंखें चमक उठी। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि कोई उसे खजाना मिल गया हो। वैसे भी फरारी जैसे शोरूम में हर रोज इतने बड़े ग्राहक नहीं आते, इसलिए वहाँ के आसपास की स्टाफ गर्ल भी वहाँ पर आ जाती हैं और पूरा झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाती हैं। जो साधारण कपड़े वो पहन के आया था वही उन लोगों के लिए लो प्रोफाइल वाले अरबपति की पहचान बन गई। उसने अभी अभी 20 करोड़ युआन से भी ज्यादा खर्च किए थे तो सिस्टम ने उसे तुरंत 267 करोड़ का कैशबैक दे दिया। पुराने बैलेंस को मिलाकर अब उसके पास 270 करोड़ से भी ज्यादा रुपए हो चुके थे। उसने एक एक कर उन 40 फरारियों के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना स्टार्ट कर दिया। चारों तरफ सेल्स स्टाफ उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। कोई उससे आकर पूछ रहा था, सर पानी लोगे? कोई पूछ रहा था, सर चाय लोगे? और कोई बार बार उससे पूछ रहा था कि आपको कुछ और चीज की तो जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, शोरूम का मैनेजर खुद आकर उसकी सेवा करने लगा। वो उसके साथ इतनी इज्जत से पेश आ रहा था जैसे कि वो उसका सबसे खास मेहमान हो। सारे कागज पूरे होने के बाद मैनेजर ने विनम्रता से कहा, मिस्टर गू, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे कार्स को डिलीवरी होने में 6 महीने लग जाएंगे। उसने बोला, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे कारें तुम्हारे पास आती जाएं वैसे वैसे तुम लोग मेरे पास भेजते जाना, मैं इंतजार कर सकता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनते ही सेल्स गर्ल ने एक राहत की सांस ली। आखिर ये 20 करोड़ युआन से भी ज्यादा का ऑर्डर था। शायद वो खुद भी नहीं सोच पा रही थी कि उसे इस बड़ी डील से कितनी ज्यादा बड़ी कमीशन मिलने वाली है। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है।
अगर पहले की बात होती तो मैं इन लड़कियों के साथ थोड़ा टाइम जरूर बिताता, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ 24 घंटे थे और उनमें से 1 घंटे से ज्यादा पहले ही निकल चुका था। उसके लिए अभी हर 1 मिनट करोड़ों की कीमत रखता था। इसलिए फिलहाल अभी खूबसूरत लड़कियों से ज्यादा उसके लिए पैसा कमाना सबसे पहली प्रायोरिटी थी। उसने एक सेल्स गर्ल से कहा कि प्लीज मेरे फोन का स्पीकर तेज कर दो। वो तुरंत बोली जी सर। फिर उसके बाद उसने फोन रिसीव किया। हेलो, क्या मैं मिस्टर ग्यू से बात कर रहा हूँ? फिर हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। आप कौन? उस तरफ से आवाज आई, हेलो मिस्टर गू, मैं कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट मिस्टर किंग युआन सान बोल रहा हूँ। अभी आपके डेबिट कार्ड से 270 करोड़ युआन का बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है। ये हमारे बैंक में रिकॉर्ड हुआ है। आपके बैंक में जमा इतनी बड़ी राशि को देखते हुए हमें आपको हमारा डिस्टिंग्विश्ड वीआईपी कस्टमर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस स्टेटस के साथ आपको कई सारी स्पेशल सुविधाएं और कई सारे स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। हालांकि उसका फोन नॉर्मल मोड पे था, पर उसका स्पीकर इतना तेज था कि वो की आवाज पूरे शोरूम में गूंज उठी। प्रेसिडेंट की सभी ने बात सुन ली और एक पल में वो पूरा शोरूम शांत हो गया। सेल्स गर्ल से लेकर मैनेजर तक सब लोग उससे शॉक्ड होकर देखने लगे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमे जा रहा था, आखिर इस इंसान के पास कितना पैसा है? जिस सेल्स गर्ल्स ने उसे कारें दिखाई थी वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई थी। उसे कुछ देर पहले 20 करोड़ युआन का ऑर्डर ही दुनिया की सबसे बड़ी डील लग रही थी, लेकिन अब उसने जब 267 करोड़ युआन के ट्रांजेक्शन की बात सुनी तो उसकी सोच ही बदल गई। उधर उसे वीआईपी स्टेटस में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए सबसे जरूरी बात ये थी कि बैंक उसके लिए सबसे ज्यादा काम कैसे आ सकता है। उसने सीधे कहा, प्रेसिडेंट किन, वीआईपी वाली बात हम बाद में कर लेंगे, पहले मुझे आपकी एक मदद चाहिए। उन्होंने बिना 1 सेकंड गवाए जवाब दिया, जरूर मिस्टर गू, बस आप बताइए आपको क्या चाहिए। उसने तुरंत कहा, मुझे तुरंत कुछ प्रॉपर्टीज खरीदनी है, बड़े बड़े पेंट हाउस, लग्जरी विला या आलीशान मैंशन, जितनी जल्दी हो सके। अगर आपकी फील्ड में कोई अच्छे कॉन्टेक्ट है तो मुझे जल्दी से बताइए। वो एक पल रुका, फिर मुस्कुरा कर बोला, और हाँ, मुझे सिर्फ एक घर नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज चाहिए, मुझे 1 से ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदनी है। उसने प्रेसिडेंट किन से कहा, अगर प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हुई तो मैं उसी वक्त पेमेंट कर दूंगा। उन्होंने बिना एक पल गवाए कहा, जरूर मिस्टर गू, बस आप मुझे कुछ मिनट्स दीजिए, मैं अभी अपने सारे कॉन्टेक्ट से बात करता हूँ। कॉल कट होते ही पूरे फरारी शोरूम का माहौल बदल चुका था। अभी तक जो सेल्स गर्ल उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, अब वो उसके सामने लंबी सांस लेने तक की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर उसके पास कुछ करोड़ या फिर कुछ 100 करोड़ होते तो शायद उनके मन में अमीर घर में शादी करने का सपना आ सकता था, लेकिन अब उन्हें समझ आ चुका था जो उसके पास दौलत है उनकी सोच से भी कई गुना ज्यादा है। वो उनके लिए कोई आम अमीर इंसान जैसा नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग ही दुनिया का आदमी बन चुका था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मैनेजर की तरफ देखता है और पूछता है, क्या अभी कोई ऐसी कार तैयार है जिसे मैं अभी तुरंत लेकर जा सकूं? मैनेजर ने बहुत सम्मान से जवाब दिया, मिस्टर गू, आपने सभी कारों के लिए कस्टम कॉन्फ़िगरेशन चुना है, इसलिए सबसे जल्दी डिलीवरी आज दोपहर 3 बजे तक हो पाएगी। उसने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, 3 बजे जो भी कार सबसे पहले तैयार हो जाए तो मुझे तुरंत कॉल कर देना, और हाँ, कार का टैंक पूरा फुल करवा देना, नंबर प्लेट कोई सी भी नॉर्मल लगा देना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अभी और भी जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। मैनेजर और पूरा सेल्स स्टाफ उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आया। वो जैसे ही शोरूम से बाहर निकला उसी वक्त प्रेसिडेंट किंग का फोन आ गया। हेलो मिस्टर गू, मैंने अभी सारे संबंधित लोगों से बात कर ली है। इस समय बहुत सारे लोग अपनी लग्जरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए रेडी हैं। अब आप बताइए आगे क्या व्यवस्था करनी है। उसने तुरंत कहा, आपका बैंक कहाँ है? आप मेरे लिए वहाँ पर एक मीटिंग अरेंज कर दीजिए। अभी तो दोपहर के 12 बजे हैं, अगर आपसे हो सके तो उन सभी लोगों को 3 बजे तक बुला लीजिए। उन सभी प्रॉपर्टीज ओनर को उस बैंक में बुला लीजिए, मैं वहीं पे सबसे 3 बजे आकर मिल लूंगा। प्रेसिडेंट ने तुरंत उसी वक्त जवाब दिया, मिस्टर गू, आप जैसे सम्मानित ग्राहक की सेवा करना हमारे लिए गर्व की बात है। मैं अभी सभी लोगों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। उसने मुस्कुरा कर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर किन। और हाँ, एक और काम है, क्या आप प्राइवेट जेट या फिर प्राइवेट यॉट के मैन्युफैक्चरर या फिर उनके ऑफिशियल डीलर्स को जानते हैं? उन्होंने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, बिल्कुल मिस्टर गू, हमारे कमर्शियल बैंक की सर्विस बेहद हाई है। वीआईपी सर्विस तो और भी ज्यादा हाई है। ऐसे प्रीमियम ब्रांड्स और ऑफिशियल डीलर से हमारे सीधे कॉन्टेक्ट्स हैं। आपको जो भी जरूरत होगी हम तुरंत उसकी व्यवस्था कर देंगे। वो हल्का सा मुस्कुराया, बहुत बढ़िया, तो प्राइवेट जेट और प्राइवेट यॉट वालों की मीटिंग भी आज ही रख दीजिए, वो भी आज ही दोपहर में फिक्स कर दीजिए।
मैं आज ही सबसे मिलना चाहता हूँ। फोन रखते ही उसने अपनी घड़ी देखी। सारी मीटिंग्स तो दोपहर में थी तब तक, पर उसके पास बहुत सारा समय था और वो एक भी मिनट बेकार नहीं जाने देना चाहता था। उसे सिर्फ एक ही काम करना था, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना। बड़ी किस्मत से ही वो फरारी शोरूम वाले रोड पर ही काफी सारे दूसरे शोरूम्स भी थे जो लग्जरी कार ब्रांड्स थे। करीब 500 मीटर आगे चलते ही वो एक पोर्शे की शोरूम में पहुंच गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। तो शोरूम में कदम ही रखा था तभी मैनेजर और उसके साथ सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ वहाँ पर उसका स्वागत करने के लिए आ गए। वो मुस्कुराते हुए बोले, हेलो मिस्टर यू, मैं शिव वॉन्चिंग इस पोर्शे शोरूम की मैनेजर हूँ, आपका स्वागत है। वो थोड़ा सा हैरान हो गया। उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया था, पर उन्हें कैसे पता चल गया। लेकिन उसे अभी क्या पता था कि अभी थोड़ी देर पहले जब वो बाहर फोन पर बात कर रहा था तभी फरारी शोरूम के कर्मचारियों ने उसकी खरीदारी की उसकी पूरी खबर अपने वर्क ग्रुप में डाल दी थी। लगभग इस सड़क पर मौजूद हर लग्जरी कार शोरूम पता चल चुका था कि यहाँ पर एक रहस्यमयी अमीर आदमी आया है जिसने फरारी के साथ अलग अलग मॉडल्स के 5-5 सेट यानी कि दर्जनों लग्जरी कारें खरीद डाली हैं और लगभग 30 करोड़ युआन एक साथ खर्च कर चुके हैं। कोई भी उसकी हरकत समझ नहीं पा रहा था। सभी इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ऐसा कौन सा अमीर इंसान है जो कारें भी सब्जियों की तरह खरीद रहा है। उसने बिना समय गवाए सीधे पूछा, आपके पास पोर्शे 911, पोर्शे 212, पोर्शे 218 और पोर्शे करेला जीटी मौजूद है। मैनेजर ने अच्छे से जवाब दिया, मिस्टर गू, अफसोस की बात है कि इन सभी मॉडल्स का स्टॉक हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। मैनेजर ने कहा, मिस्टर गू, हमें इन सभी कारों के मॉडल्स को दूसरे वेयर हाउस से मंगवाना पड़ेगा। उसने बिना सोचे जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत अरेंज कर दीजिए। सभी कारों में सबसे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन चुनिए और हर कार का टॉप वेरिएंट लगाइए। मुझसे हर छोटी छोटी चीज पूछने की जरूरत नहीं है, जो सबसे बेस्ट हो वही कर दीजिए। कुछ देर बाद मैनेजर ने पूरा हिसाब किताब लगा कर कहा, मिस्टर गू, आपकी बताई हुई कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इन सभी पोर्शे कारों की लगभग कुल कीमत लगभग 5 करोड़ युआन बनती है। इसमें 2 अलग अलग 918, एक 911 और इसमें एक करेरा जीटी शामिल है। उसने बिना एक पल गवाए अपना बैंक कार्ड निकाला और उसने सीधे पेमेंट कर दिया। एक बार फिर से पूरा शोरूम हैरानी में डूब गया। उसने 1 घंटे से कम समय के अंदर ही उसने दूसरी बार करोड़ों की शॉपिंग कर ली थी। जब वो शोरूम से बाहर निकला तो कई सारी सेल्स गर्ल उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आई थी और वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी। हर कोई उससे बात करने का मौका चाहता था, लेकिन उसके पास रुकने का कुछ समय नहीं था। करीब 200 मीटर आगे बढ़ते ही वो सीधे ही लैम्बोर्गिनी के शोरूम में पहुंच गया और उसे वहां भी वही नजारा देखने को मिला। पूरा स्टाफ उसका पहले से ही आने का इंतजार कर रहा था। उसने ज्यादा देर नहीं लगाई, उसने सीधे अपने पसंदीदा मॉडल चूज कर लिए। लैम्बोर्गिनी लेवेंटॉन, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर और लैम्बोर्गिनी मर्सिलागो। इन तीनों कारों की लगभग कुल कीमत 4 करोड़ थी। फिर वो वहाँ जाकर भी हमेशा की तरह बोलता है, हर एक मॉडल के 5-5 सेट रेडी कर दीजिए। उसने कुल मिलाकर लगभग 20 करोड़ युआन खर्च कर दिए। कुछ समय के लिए उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस 47 करोड़ युआन तक नीचे आया, लेकिन अगले ही पल सिस्टम ने उसे 200 करोड़ युआन का कैश बैक वापस दे दिया। तो अब उसके बैंक अकाउंट में कुल 672 करोड़ युआन जमा हो चुके थे। उसने बिना समय गवाए सभी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए और तुरंत अगले शोरूम की तरफ निकल गया। उसके लिए अब हर सेकंड की कीमत थी। उस सड़क पर अब उसका आखिरी पड़ाव था। अब वो दूसरे शोरूम में गया। वहाँ जाकर उसने एक से एक के बाद एक कई मॉडल चूज कर लिए। MC20, ग्रांड कैब्रियो, कुबांग और एक ग्रांड टूरिज्मो। कुबांग और ग्रांड टूरिज्मो, इन दोनों कारों की सिर्फ कुल कीमत सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख युआन थी। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, हर मॉडल के 5-5 सेट रेडी कर दीजिए। उसने कुल मिलाकर 7 करोड़ 50 लाख युआन खर्च कर दिए। अगले ही पल सिस्टम ने उसे 75 करोड़ का कैशबैक वापस दे दिया। अब उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़कर लगभग 740 करोड़ युआन बढ़कर हो चुका था और उसके चेहरे पे मुस्कान पहले से ज्यादा और गहरी हो गई, क्योंकि अभी तो उसका 24 घंटे वाला खेल तो बस अब शुरू हुआ था। करीब दोपहर के 3 बजे वो कॉमर्शियल बैंक के बाहर पहुंच गया। उसने आराम से अपना फोन निकाला और कॉल कर दिया। 1 मिनट भी नहीं बीता था तभी बैंक के अंदर से कम 40 साल का आदमी दौड़ते हुए बहुत तेजी से वहाँ पर आ गया। वो उसके आगे आकर खड़ा हो गया और उसे सम्मान से बोला,
हेलो मिस्टर गू, मैं किन युआन सान, मैं इस कॉमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे कंपनी में आपका स्वागत है। वो मुस्कुरा कर बोला, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट किंग, चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाते वक्त उनकी नजर उसके हाथ में पड़ी आधे खाए हुए हैम बर्गर पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पूछा, मिस्टर गू क्या आप पहले खाना खाना चाहेंगे? फिर हमारे मेन कैरेक्टर ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, मेरे पास समय बहुत कम है, रहने दीजिए। फिर उन्होंने तुरंत कहा, मैं अपने स्टाफ को बोल देता हूँ कि वो पास से कुछ खाना ले आए। उसने हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, कुछ हल्का सा नॉर्मल सा ले आइए। थैंक यू। वो बोले, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है सर, आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। इतना कहते हुए वो बैंक के अंदर चले गए। वो दोनों आज बैंक में नॉर्मल दिनों के मुकाबले आज बैंक में बहुत ज्यादा लोग थे। आखिर उसने एक साथ कई लोगों को एक साथ वहाँ पर बुलाया था। प्रेसिडेंट किन ने खुद अपने हाथों से उसके लिए चाय डाली और बोले, मिस्टर गू, जिन जिन लोगों से आपकी मीटिंग तय हुई थी वे सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। उन्होंने सभी से उसका इंट्रोडक्शन करवाया। उसने कमरे में मौजूद हर इंसान की तरफ देखा और बोला, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैंने आप सभी को इतनी अर्जेंट यहाँ पे बुलाया, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो हल्का सा मुस्कुराया और आगे बोला, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बातचीत के बाद हम लोगों में से कोई भी यहाँ से निराश नहीं जाएगा। वहाँ कमरे में बैठे सभी लोग बिजनेस दुनिया के सबसे अनुभवी खिलाड़ी थे। उनके लिए छोटी मोटी बातें कोई मायने नहीं रखती थी। वैसे भी यहाँ आने से पहले प्रेसिडेंट किंग उन्हें बता चुके थे कि वो एक ऐसा अरबपति जिसके पास बेहिसाब दौलत है। इसीलिए सभी लोग बड़ी गंभीरता से उसकी बात सुनने के लिए रेडी बैठे थे। उसने बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, सबसे पहले प्रॉपर्टी डील्स शुरू करते हैं। उसने सामने बैठे लोगों की तरफ इशारा किया, आप सब अपने अपने तैयार किए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए। उसकी बात खत्म होते ही वहाँ मौजूद सातों लोग उसे अपनी अपनी डॉक्यूमेंट्स देने लगते हैं। अपनी अपनी प्रॉपर्टीज की पूरी फाइलें और दस्तावेजें उसके सामने रखने लगते हैं। उसके सामने कुल मिलाकर 30 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज की फाइलें रखी हुई थी। इनमें लग्जरी पेंट हाउस, बड़े फ्लैट और आलीशान विला, उसमें सब कुछ शामिल था। वो एक एक करके सारे फाइल्स को देखने लगा। उसका ध्यान सिर्फ 2 चीजों में था, लोकेशन और उसकी कीमत, और बाकी डिटेल्स में बिल्कुल भी समय बर्बाद करने का उसका इरादा नहीं था। ये सारी प्रॉपर्टीज शेनचेन के सबसे मशहूर और प्रीमियम प्रोजेक्ट में थी, जिनकी कीमतें इतनी ज्यादा थी कि कोई आम इंसान उनके बारे में कभी सोच तक नहीं सकता था। अगर हम सिर्फ एक बड़े फ्लैट की बात करें तो सबसे सस्ता फ्लैट भी 2 लाख युआन प्रति स्क्वायर मीटर से शुरू हो रहा था, और सबसे छोटा फ्लैट भी 230 मीटर स्क्वायर से भी बड़ा था। तब से हमारा मेन कैरेक्टर लगातार 1 घंटे से वो फाइलें देखता रहा। वो एक एक करके बारीकी से उसे सबको देखे जा रहा था। जब उसने सिर उठाया तब उसने देखा कि उसके सामने खाना रखा हुआ था, साधारण सा चावल और कुछ सब्जियां। शायद प्रेसिडेंट किन ने ही उसके लिए वो सब मंगवाया था। उसने फाइलें बंद की और सभी की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं आप सभी से आप लोगों की प्रॉपर्टी खरीदूं तो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कोई न्यू बेनिफिट क्या मिलेगा? उसकी ऐसी बात सुनते ही सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसके बाद फिर सभी ने एक एक कर अपने अपने ऑफर्स बताना शुरू कर दिए। लगभग ज्यादातर कंपनी से मिलने वाले फायदे लगभग सेम ही थे। 3 साल तक मेंटेनेंस फीस पूरी तरीके से माफ, 3 साल तक यूटिलिटी और हीटिंग चार्जेस फ्री, और एक परमानेंट पार्किंग स्पेस भी फ्री, और अगले 3 सालों में 10 बार पूरे घर की डीप क्लीनिंग की जाएगी, वो भी पूरी मुफ्त। तभी हमारे मेन कैरेक्टर ने मन ही मन उन सभी का पूरा हिसाब लगाया। वहाँ पर सबसे सस्ता और लग्जरी फ्लैट लगभग 4 करोड़ 60 लाख युआन का था, जबकि सबसे महंगे आलीशान विला की कीमत सीधे 80 करोड़ युआन तक पहुँच रही थी। उसने फाइलों पर एक आखिरी नजर डाली और मन ही मन उसने फैसला कर लिया कि अब ये अगला कदम ऐसा ही जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने सभी फाइलों का हिसाब लगाया। कुल मिलाकर 32 प्रॉपर्टीज थी, जिसमें 7 आलीशान विला और 25 लग्जरी फ्लैट्स थे। इन सभी की कुल कीमत लगभग 430 करोड़ युआन बन रही थी। उसके अकाउंट में पहले से 740 करोड़ युआन शामिल थे, इसलिए उसे इतनी बड़ी रकम देखकर फिर भी थोड़ी सी भी टेंशन नहीं हुई, बल्कि वो अंदर ही अंदर खुश हो गया था, क्योंकि इस डील के दौरान सिस्टम उसे 4300 करोड़ युआन
टन का कैशबैक देगा। हाँ, मुझे पता है कि रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए सिस्टम उसे कई किश्तों में वो पैसे लौटाने वाला था। इसलिए सिस्टम एक बार में पैसा भेजने के बजाय कई किश्तों में पैसा देगा, मतलब ट्रांसफर करेगा। और उधर सामने बैठे सभी प्रॉपर्टी एजेंट्स अभी भी हैरान थे। वो इतनी जल्दी में आए थे कि उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टीज की फाइल ही लिया था। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कोई इंसान बस फोटो देख के ही वो सारी प्रॉपर्टीज खरीद लेगा। इसलिए उन सभी के पास असली कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स ही नहीं थे। अगर होते तो वो लोग भी अपने कुछ और चीजें भी उसे बेच सकते थे, लेकिन इसमें भी कोई समस्या नहीं थी। उन लोगों ने तुरंत कॉल किया और सारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मंगवा लिए। उसने फिर अपनी नजर बगल में बैठे 3 प्राइवेट यॉट के कंपनियों के प्रतिनिधियों पर घुमा ली। उसने उन लोगों से पूछा, क्या आप सभी के पास भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी है ना? वो तीनों ही खड़े हो गए और अपनी कंपनी की सारी फाइलें उसके सामने अपने हाथों से ओपन कर दी और उसके सामने रख दी। उसने एक एक डिजाइन ध्यान से देखा और उसके बाद मुस्कुरा कर बोला, ये तीनों यॉट मुझे पसंद है, ये तीनों ही मैं खरीद रहा हूँ। वो थोड़ी देर और रुका और आगे बोला, और इनके अलावा मेरे लिए एकदम न्यू और चमचमाती हुई कस्टम यॉट भी तैयार की जाएगी। तीनों प्रतिनिधियों की आंखें चमक उठी। उनमें से एक प्रतिनिधि बोला, आप चिंता मत करिए मिस्टर ग्यू, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम बना ना सके। फिर उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अगले आधे 1 घंटे तक अपनी कस्टम यॉट के लिए एक एक डिटेल समझाता रहा। उसकी डिमांड इतनी यूनिक और मुश्किल थी कि ये सुनकर उन तीनों कंपनियां एक दूसरे की चेहरे देखने लगे। और आखिर में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अब मेरी सारी ज़रूरतें आप तीनों जानते हैं और आप आपस में आप सब कम्पीट कीजिए। जो सबसे बेहतरीन डिज़ाइन और ऑफर देगा वही ये ऑर्डर जीतेगा। उसी वक्त प्रॉपर्टीज के ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी बैंक पहुंच गए। तभी हमारे मेन कैरेक्टर ने बिना 1 सेकंड गवाए उन सभी पर साइन करना शुरू कर दिया और साथ ही उसने उन सभी तीनों कंपनियों को सोचने का समय भी दे दिया था। लेकिन अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। उसने तुरंत सामने रखी हुई प्राइवेट जेट की फाइलें अपनी तरफ तुरंत खींच ली, डीलर्स की फाइलें अपनी तरफ खींच ली, क्योंकि वो आज सिर्फ अमीर ही नहीं बन रहा था, वो अपनी पूरी लग्जरी दुनिया एक ही दिन में कंप्लीट कर रहा था। उसने एक एक करके कई सारी प्राइवेट जेट कंपनियों की फाइलें देखी, लेकिन सच कहे तो वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ और उसने भौहें सिकोड़ ली और उसने सीरियस आवाज में बोला, मुझे जैसा चाहिए था वैसा जेट किसी के पास भी नहीं था। लेकिन इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। प्राइवेट जेट कोई आम कार जैसी नहीं होती है। उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें स्टॉक में नहीं रखा जाता है। ज़्यादातर जेट उन्हें रखे नहीं जाते हैं स्टॉक में, बल्कि ऑर्डर मिलने के बाद ही उसे बनाए जाते हैं। उसने बिना देर किए अपनी सारी ज़रूरतें और शर्तें बिना विस्तार से बतानी शुरू कर दी। कैबिन कैसा होगा, इंटीरियर किस लेवल का होगा और उसमें कौन कौन से फीचर्स चाहिए, उसने एक भी डिटेल्स छोड़े बिना उसे हर चीज अच्छे से समझा दिया और बता दिया। कमरे में बैठे सभी लोग अच्छे से नोट करने लगे। उसके बाद तुरंत सभी ने अपनी अपनी कंपनियों और मैन्युफैक्चरर से संपर्क करना शुरू कर दिया। एक तरफ प्रेसिडेंट ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे। बैंक प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे अरबपतियों को देखा था, लेकिन कितने सारे अरबपतियों को देखा था और उन्हें ऐसा लगता था कि दुनिया में कोई ऐसा सौदा नहीं होगा जो उन्हें हैरान कर सके। लेकिन जो आज हो रहा है उनके आंखों के सामने, उसने उनकी पूरी सोचें बदल दी। नॉर्मल आम इंसान भी सब्जी खरीदने में भी 10 दुकानों में पहले भाव पता करता है, और एक तरफ वो जो करोड़ों की चीजें ऐसे खरीद रहा हो जैसे फुटपाथ के किनारे वो सब्जियां ले रहा हो। और उधर तीनों यॉट कंपनियों ने भी अपना काफी ज्यादा चर्चा करने के बाद अपना फैसला भी सुना दिया। उसकी कस्टम यॉट बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक कंपनी को दी गई। उसके डिमांड के हिसाब से उसके यॉट की कस्टमाइजेशन की कीमत लगभग 250 करोड़ युआन तय हुई। पूरी दुनिया में इतनी महंगी प्राइवेट यॉट्स बहुत कम लोगों के पास होती थी, लेकिन वो बिना एक पल भी रुके सीधे 250 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद उसने उन 3 रेडीमेड यॉट्स की तरफ इशारा किया जिन्हें उसने पहले पसंद किया था। उनकी कुल कीमत लगभग 40 करोड़ युआन थी। उसने हमेशा की तरह बिना कोई सवाल किए उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर दिया। भाई साहब क्या बंदा है ये तो पूरे पैसों में अंधा हो चुका है, इसे तो कुछ दिखता ही नहीं है। उसके बाद उसने सीधा कार्ड स्वाइप कर दिया। हर बड़ी खरीदारी के साथ सिस्टम उसे 10 गुना कैशबैक दिए जा रहा था। अब उसकी संपत्ति तेजी से बढ़ते बढ़ते लगभग 7,220 करोड़ युआन तक पहुंच चुकी थी।
उधर यॉट बनाने वाली कंपनी के लिए भी ये प्रोजेक्ट किसी सपने से कम नहीं था। उसकी कस्टम यॉट सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, बल्कि उनके पूरे इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती बनने वाली थी। उसकी कस्टम यॉट कोई साधारण यॉट नहीं थी। उसका साइज, उसकी लग्जरी डिजाइन, लग्जरी फीचर्स और टेक्नोलॉजी, हर चीज दुनिया की सबसे टॉप लेवल की होने वाली थी। खुशकिस्मती से जिस कंपनी ने उसका ऑर्डर लिया था, उसकी क्षमता भी उसी स्तर की थी। पूरे देश में कुछ ही कंपनियां वैसा सिर्फ कर सकती थी और गिनी चुनी कंपनियां ही सिर्फ वैसा प्रोजेक्ट पूरा कर सकती थी, और उन गिनी चुनी कंपनियों में वो कंपनी भी आती थी। इसलिए उन लोगों ने बिना किसी झिझक के उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया था। वैसे भी इस बिजनेस में कई महीनों तक ऐसी डील नहीं मिलती, और जब भी एक ऑर्डर भी मिलता है तो वही पूरी सालों की कमाई करा देता है। और उसने तो एक ही बार में 250 युआन खर्च कर दिए थे। तभी अगले पल ही सिस्टम ने उसे 2500 करोड़ का कैशबैक दे दिया। अब हमारे मेन कैरेक्टर के पास इतना वर्किंग कैपिटल हो चुका था, अब उसे पैसों की चिंता करना ही नहीं था। पैसों की चिंता करना ही बेकार हो गया था। घर और यॉट का काम पूरा हो चुका था और अब बारी थी प्राइवेट जेट की। कई एविएशन कंपनियों से चर्चा करने के बाद आखिरकार चाइना ईस्टर्न ने उसका ऑर्डर लेने का एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ भी उसकी डिमांड बेहद हाई और जटिल थी। उसमें हर चीज दुनिया की सबसे बेहतरीन प्राइवेट जेट्स के स्तर की चाहिए थी। कंपनी ने उसी वक्त एकदम साफ कह दिया, सर अगर हम इस प्रोजेक्ट को सबसे तेज गति से भी करें तब भी डिलीवरी में लगभग 1.5 साल लगेंगे। फिर उन्होंने आगे और भी विस्तार से समझाया, आमतौर पर ऐसे कस्टम प्राइवेट जेट बनाने में आमतौर पे 3 से 4 साल लग जाते हैं, पर इस बार हम बिना क्वालिटी में बिना समझौता किए ही हम इसे 1.5 साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर ने सिर्फ सिर हिला दिया, क्योंकि उसे डिलीवरी की तारीख से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो जितना लेट आए उसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी थी, जितना बड़ा खर्च उतना बड़ा कैशबैक। दुनिया के सबसे लग्जरी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए जाने वाले उस प्राइवेट जेट की अंतिम कीमत 350 करोड़ युआन तय हुई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर दिए। भाई मैं दिल से चाहती हूँ यार इसके साथ एक बार से फ्रॉड हो जाए। जैसे ही ट्रांसफर पूरा हुआ वैसे ही सिस्टम का कैशबैक उसके अकाउंट में वापस आने लगा और पहली बार उसकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ युआन की सीमा पार कर गई। अब उसके पास लगभग 37,000 करोड़ युआन की दौलत थी। जब सारी मीटिंग्स खत्म हुई और जब फिर सभी लोग बैंक से चले गए तब तक शाम के 7 बजे से ज्यादा हो चुके थे। उसने कुर्सी पर अपना सिर टिकाया, अपनी कनपटी दबाई और हल्का सांस लेते लेते बोला, सच में आज सुबह से लेके लगातार मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे से लेकर मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, वो है पैसा खर्च, फिर उससे ज्यादा ही पैसा कमाना। उसने कुर्सी पर सिर टिकाकर एक गहरी सांस ली। सच में मैं बहुत थक गया हूँ। सुबह से लगातार दिमाग चलाना, लोगों से बातें करना, करोड़ों के सौदे करना और एक के बाद एक कई कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करना, ये सब उसकी उम्मीद से कई ज्यादा थका देने वाला था। प्रेसिडेंट किन ने उसकी तरफ देखा और सम्मान से बोले, मिस्टर क्यू आप बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो प्लीज मुझे आज डिनर करवाने का मौका दें, थोड़ा आराम भी हो जाएगा। वो हल्का मुस्कुराता और बोलता है, ठीक है चलिए चलते हैं। हालांकि किन युआन सन बैंक प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखा रहे थे। हर बात पे अच्छे से और शालीनता से जवाब दे रहे थे। उसने चलते चलते कहा, प्रेसिडेंट किन वॉशरूम किधर है, मुझे हाथ धोना है। उन्होंने फटाक से कहा, इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वो खुद उसे वॉशरूम तक छोड़ने आए। जैसे ही वो वॉशरूम में गया उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकाला और जल्दी जल्दी किसी को कॉल करने लगे। कुछ देर बाद वो बाहर आया। वो मुस्कुरा कर बोले, चलिए चलते हैं, सब तैयार है। उसने सिर हिलाया और उनके साथ बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो लोग शहर के सबसे मशहूर प्राइवेट रेस्टोरेंट किचन में पहुंच गए। डिनर के लिए बैठते ही उसने प्रेसिडेंट किंग से एक सवाल पूछा, प्रेसिडेंट किंग ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर पैसा खर्च किया जा सकता है, वो भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा सकता है। प्रेसिडेंट किंग थोड़ी देर सोचे और बोले कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च अगर करना है तो सबसे महंगी महंगी घड़ियाँ,
पेंटिंग्स, आर्ट कलेक्शंस एंड ज्वेलरीज, इन सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है और कुछ इन सब के अलावा। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर बोला, अगर सबसे तेज़ पैसा खर्च करना हो तो सबसे ईजी तरीका है इन्वेस्टमेंट। किसी कंपनी में निवेश करिए और करोड़ों और अरबों की तो रकम यूँ लग जाती है। उसकी आंखें चमक उठी, वो यही तो सुनना चाहता था। अब उसने कहा, प्रेसिडेंट किंग, क्या अभी ऐसी कोई कंपनियां हैं जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत हो अभी के अभी? अगर मुझे कोई अच्छा मौका मिला तो शायद मैं किन कंपनियों में अच्छा खासा निवेश कर दूं। प्रेसिडेंट किंग जल्दी से बोलते हैं, हाँ बिल्कुल है मेरे पास ऐसी कंपनियां तो। मिस्टर क्यू, ऐसी कंपनियों की कोई देश में कमी नहीं है। ऐसी कंपनियां पूरे देश में भरी पड़ी हैं। पूरे देश में बहुत सी इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी बहुत सारे निवेशकों की तलाश में हैं। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों में फिर से चमक लौट आई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आज की सबसे बड़ी कमाई अभी बाकी है। फिर प्रेसिडेंट किन बोले, मिस्टर क्यू, ऐसी कंपनियों की कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं ऐसी कंपनियां बहुत सारी ढूंढ सकता हूँ। ये बहुत ईजी है मेरे लिए। आप कहें तो क्या मैं ढूंढूं जिन्हें अभी इन्वेस्टमेंट की अभी सख्त जरूरत है? तब हमारे मेन कैरेक्टर ने तुरंत कहा, तो फिर अब आप मेरी एक मदद कीजिए। फिल्म और एंटरटेनमेंट, इंटरनेट और मीडिया, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन और ट्रेनिंग, इन सभी सेक्टर्स में देखिए, अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही हो उन्हें ढूंढिए और आप मुझे बताइए। वो थोड़ी देर रुका और मुस्कुरा कर बोला, पर कंपनी बकवास नहीं होनी चाहिए, ना छोटी होनी चाहिए, ना बेकार होनी चाहिए। कम से कम उसका भविष्य तो अच्छा दिखना चाहिए। कंपनी बेकार नहीं होनी चाहिए। ये बात उसने जानबूझकर कही थी। उसके लिए फर्क ही क्या पड़ता था, वो जहाँ भी पैसा लगाता सिस्टम उसे 10 गुना देने ही वाला होता। प्रेसिडेंट किन ने उसे तुरंत भरोसा दिखाया और बोला, आप चिंता मत करिए मिस्टर क्यू, आज डिनर के बाद मैं खुद इसी काम में लग जाऊंगा। जैसे ही मुझे अच्छी कंपनियां मिलेंगी मैं उसी वक्त उनसे संपर्क करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। उन दोनों की बात वहीं पे तय हो गई। उसके बाद मिस्टर किन मुस्कुरा कर बोले, मिस्टर क्यू, मेरी छोटी सी उम्मीद है, अगर आपसे हो सके तो आप अपनी सारी धनराशि हमारे ही बैंक में रखें। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी मुस्कुरा दिया और बोला, प्रेसिडेंट किन, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे जाते, इसलिए वो अपने सारे दौलत एक ही बैंक में नहीं रख सकता। उसने उनकी तरफ देखते हुए फिर आगे कहा, मैं आपसे पर एक वादा जरूर कर सकता हूँ, मेरी सबसे बड़ी रकम आपके ही बैंक में रहेगी। ये सुनते ही उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन उसके लिए काफी दिल से काम किया था। उन्होंने पूरी शिद्दत से सिर्फ उसके लिए काम किया था। उनकी इतनी छोटी सी इच्छा को मानने में उसे भी कोई परेशानी नहीं थी। डिनर खत्म होते होते रात के 9 बजे से ज्यादा हो चुके थे। वो फिर उठते उठते बोलता है, प्रेसिडेंट किन, आपने आज जो भी मदद की है, जितनी सारी मदद की है मेरी, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं, क्या आप भी धन्यवाद बोल रहे हैं? मिस्टर गु, आप जैसे सम्मानित ग्राहक की सेवा करना हमारे बैंक का तो फर्ज है। आप जैसे इंसान की सेवा करना तो हमारे बैंक के लिए काफी गर्व की बात है, काफी गर्व की। तभी उसे अचानक एक और बात याद आई और उसने पूछा, ओह हाँ, मैं एक कमर्शियल बिल्डिंग ऑफिस भी खरीदना चाहता हूँ। क्या आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग है जो बिक्री के लिए उपलब्ध हो? उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट किंग हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने सोच कर कहा, मिस्टर गु, अगर आप एक कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग देखना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो पहले मुझे कुछ लोगों से बात करनी होगी उसके लिए, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी हर कोई बेचने के लिए तैयार नहीं होता। इतना कहते कहते उनकी नजर अचानक ठहर गई, जैसे कि उन्हें कुछ याद आ गया हो। वो तुरंत बोले, ओह हाँ मिस्टर गु, अगर मान लीजिए कोई नई नई बिल्डिंग बनी हो अभी, जो अभी तक इस्तेमाल ही ना हुई हो, तो क्या वो चलेगी? तभी हमारे मेन कैरेक्टर ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया। उसने कहा, बिल्कुल, इंटीरियर और बाकी बदलाव मैं अपने हिसाब से बाद में सब करवा लूंगा। ये सुनते ही प्रेसिडेंट किन मुस्कुरा दिए और बोले, अब याद आया, मुझे एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में सच में पता है। तभी हमारी मेन कैरेक्टर ने तुरंत पूछा,
कौन सी बिल्डिंग? उन्होंने समझाना शुरू किया। कुछ साल पहले एक कंपनी ने हमारी कंपनी से लोन लेकर एक बहुत बड़ा ट्विन टावर प्रोजेक्ट बनाया था। वो दोनों टावर आपस में जुड़े हुए हैं। उनका डिजाइन काफी शानदार है। उसमें कमर्शियल एरिया, ऑफिस स्पेस और लग्जरी होटल, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और कई दूसरे मॉड्यूल्स पहले ही से प्लान किए गए हैं। और उन्होंने आगे कहा, पिछले महीने ही उस प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा हुआ है और अभी इंटीरियर का काम चल रहा है। हालांकि उन्हें उसके मौजूदा प्रोग्रेस की कोई जानकारी नहीं थी। उसने तुरंत उनकी बात बीच में रोकते हुए बोला, मुझे किराए पे नहीं चाहिए, मैं उनकी पूरी बिल्डिंग खरीदना चाहूँ। उसने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, प्रेसिडेंट किन, जरा पता कीजिए, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं सब खरीद लूंगा। प्रेसिडेंट किंग ने एक सेकंड ना गवाकर सीधे उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना फोन उठाया और किसी का नंबर डायल करने लगे। उसके बाद कुछ देर के बाद वहाँ से नंबर रिसीव हुआ। फोन रिसीव करने के बाद उस तरफ से आवाज आती है, हेलो प्रेसिडेंट किंग, इस वक्त आपका फोन, क्या कोई जरूरी बात है? फिर प्रेसिडेंट किंग ने कहा, मैं आज आपको अपनी तरफ से कॉल नहीं कर रहा बल्कि एक खास क्लाइंट की तरफ से कॉल कर रहा हूँ। मुझे आपसे आज एक जरूरी बात करनी है। उस तरफ से एक हैरानी भरी आवाज आई, किसी और की तरफ से? कौन है वो और क्या बात है? प्रेसिडेंट किंग तुरंत मुद्दे पे आ गए और वो बोलते हैं, जो तुम्हारे वो 2 ट्विन टावर्स हैं उनका क्या हाल है? उस तरफ से एक हंसी सुनाई दी। ओल्ड किंग, तुम फिर से लोन के पैसे मांगने के लिए कॉल कर रहे हो ना? तुम चिंता मत करो, इंटीरियर का काम लगभग पूरा होने वाला है और जैसे ही वो हो जाएगा और बिल्डिंग चालू हो जाएगी और जैसे किराया आना शुरू हो जाएगा, मैं तुम्हारे सारे लोन चुका दूंगा। किन ने तुरंत कहा, नहीं, मैं पैसे मांगने के लिए कॉल नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उन दोनों ट्विन्स टावर को बेचने के बारे में सोच सकते हो? उस तरफ बहुत बड़ी चुप्पी छा गई। प्रेसिडेंट किंग बोले, मेरे पास एक बहुत बड़े क्लाइंट है जो तुम्हारे ट्विन टावर्स को यूं ही खरीद लेंगे। मैं तो तुम्हारी उनके साथ मुलाकात करवाना चाहता था, पर तुम्हारा कोई इरादा नहीं है उसे बेचने का, तो फिर रहने दो। उस तरफ वाला आदमी ये सुनते ही जल्दी से बोला, रुको जरा एक मिनट, तुमने कहा बहुत बड़ा क्लाइंट, लेकिन कितना बड़ा? उसके बाद किन थोड़ा सा मुस्कुराए। किन बोले, ये तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना समझ लो, वो तुम्हारे ये दोनों टावर एक ही बार में कैश देकर खरीद सकते हैं। ये सुनते ही वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया। वो दोनों टावर ऐसी छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। शंघाई जैसी इतनी अच्छी जगह पर इतनी बड़ी बिल्डिंग की कीमत आसमान छू रही थी। अगर वो किराए के भरोसे निवेश की रकम वापस निकालते तो उन्हें कई महीने, कई साल लग जाते। ऊपर से बैंक का लोन भी चुकाना था और आगे की पूंजी जमा भी करनी थी आगे के प्रोजेक्ट बनाने के लिए। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अगर मुझे मेरी पूरी रकम मिल जाए तो शायद ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा सौदा होगा। फिर उन्होंने फैसला लेते हुए कहा, ठीक है ओल्ड किन, मैं कल अपनी पूरी टीम के साथ इस बात पर चर्चा करूंगा। पर तभी जो ओल्ड किंग थे वो उसे जल्दी से रोक देते हैं और फिर वो बोलते हैं, अगर आपको बात करनी है तो मेरे क्लाइंट ने बोला है कि बात तो सिर्फ आज रात ही होगी, कल कुछ नहीं होगा। फैसला जो लेना है वो आज रात ही होगा, क्योंकि कल 10 बजे के बाद उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा। उसके बाद वो दूसरी बिल्डिंग्स देखने लगेंगे। ये सुनकर लगभग वो आदमी चिढ़ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, ओल्ड किंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतनी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग का फैसला कोई एक रात में ही कैसे कर सकता है? ऐसे डील्स में तो हफ्तों, कई तो महीने भी लग जाते हैं। वो आदमी फिर से हैरान होके बोलता है, ओल्ड किंग, क्या तुम सच में सीरियस हो? इतनी बड़ी डील का फैसला, वो भी एक ही रात में? ये कोई मजाक तो नहीं? प्रेसिडेंट किंग ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ, मेरे इस क्लाइंट ने आज ही सिर्फ एक ही दिन में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये सुनते ही प्रेसिडेंट लू पूरी तरह से चुप हो गए। 1000 करोड़ युआन, वो भी सिर्फ एक दिन में। बाकी बातें अपनी जगह थी, पर ये बात, अगर कोई इंसान एक दिन में इतना पैसा खर्च कर सकता है तो उसके पास पैसों की कमी होने का सवाल ही नहीं उठता। और उसने सोचा, ऐसा आदमी छोटी मोटी बात के लिए ऐसा मजाक क्यों करेगा? लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर जल्दी किस बात की है?
आमतौर पर कोई इंसान ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग खरीदने से पहले महीनों पहले से ही उसकी जांच पड़ताल करता है, लोकेशन देखता है, दूसरे प्रोजेक्ट्स से उसकी तुलना करता है, कई बार बातचीत और मोल भाव होता है, तब जाकर कहीं एडवांस पेमेंट की जाती है। लेकिन वो एक रात में पूरी बिल्डिंग खरीदने का फैसला करना चाहता था। ये तरीका उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आखिर में कहा, ठीक है ओल्डकिन, तुम मुझे 1 घंटा दो, मैं सभी से बात करके तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है। इतना कहकर प्रेसिडेंट किंग ने फ़ोन कट कर दिया और बाजू में रख दिया। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ अपने सर के पास रखा हुआ था, फिर बोला, ओह हाँ, उसके साथ आप इन्वेस्टमेंट वाली बात भी पहले ही पूछ लीजिए। देखिए इस वक्त किस किस कंपनियों को कितने निवेश की ज़रूरत है। उन्होंने तुरंत सर हिलाया। कोई समस्या नहीं। फिर मिस्टर किन बोलते हैं, मिस्टर गू, मैं ये सारी चीज़ें अपने ग्रुप में भेज देता हूँ। अब हमारे मेन कैरेक्टर के पास 1000 युआन से भी ज़्यादा की संपत्ति थी। इतना सारा पैसा यूं ही बैंक में पड़ा रहे, ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर सही जगह उसे निवेश किया जाए तो और भी ज़्यादा चांसेस मिल सकते थे। उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये थी, वो निवेश करे, अगर उसे मुनाफा मिले या फिर ना मिले, पर सिस्टम का कैशबैक उसे तो मिलने ही वाला था। प्रेसिडेंट किन ने जैसे ही अपना मैसेज ग्रुप में भेजा, उन्हें 10 सेकंड भी नहीं लगे थे कि उनका फोन बार बार हैंग करने लगा, कॉल पे कॉल आने लगे। उन्होंने स्क्रीन देखी और मुस्कुरा कर बोले, अरे ये तो प्रेसिडेंट वांग का कॉल है। उन्होंने कॉल उठाया और बोला, हेलो प्रेसिडेंट वांग, और बताइए आपने हमें कैसे याद किया। उसके बाद उधर से जवाब आया, प्रेसिडेंट किन, मैंने अभी अभी आपका मैसेज देखा है ग्रुप पे। उसके बाद उधर से जवाब आई, प्रेसिडेंट किंग, मुझे ये नहीं पता आप सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। अगर आप सच में उस व्यक्ति के साथ अभी हैं तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं कल ही सुबह आपसे मिलना चाहता हूँ और उस इंसान से। उसके बाद प्रेसिडेंट किंग ने हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखा। हमारे मेन कैरेक्टर ने हल्का सिर हिलाकर इशारा किया। वो तुरंत बोले, सुबह ठीक 8 बजे आप हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइएगा और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ ही लेके आइएगा। उस तरफ से एक्साइटमेंट में आवाज़ आई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट किंग। उसके बाद कॉल कट हो गया। जैसे कॉल कट हुआ वैसे ही दूसरा कॉल आ गया, फिर तीसरा कॉल, फिर चौथा कॉल, फिर 5वां कॉल। अगले 1 घंटे तक प्रेसिडेंट किंग का कॉल बजता ही रहा। कम से कम 20 कंपनियों के मालिक उन्हें लगभग कॉल कर चुके थे। सभी की एक ही इच्छा थी, उससे मिलना और इन्वेस्टमेंट हासिल करना। और कई लोग तो कॉल भी नहीं लगा पाए, वो सीधे प्रेसिडेंट किंग को मैसेज भेज दिए और पूरा फ़ोन नोटिफिकेशन से भर गया था। और काफ़ी समय के बाद आखिरकार लू का कॉल आ ही गया। फिर प्रेसिडेंट किंग ने उसका कॉल उठाया। उस तरफ से आवाज़ आई, प्रेसिडेंट किंग, हमने अपनी पूरी टीम के साथ चर्चा कर ली है। हम वो ट्विन टावर बेचने के लिए तैयार हैं, पर एक छोटी सी समस्या है। कुछ हिस्सों के पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, उन्हें हम कैंसिल नहीं कर सकते। आगे उन मामलों को नए मालिक को ही संभालना होगा। हमारे मेन कैरेक्टर ने मुस्कुराकर इशारा किया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट किंग उसे बोलते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप सीधे कल 8 बजे हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइएगा हमारे ऑफिस में। अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट साथ लेकर आइएगा। दोनों ने फिर कुछ औपचारिक बातें की। उसके बाद कॉल कट हो गई। कॉल कट होते ही प्रेसिडेंट किंग ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा सैकड़ों मैसेजेस और कॉल के मिस कॉल मैसेजेस। वो देखकर वो हल्का सा हंस पड़े। उन्होंने उसकी तरफ देखकर बोला, मिस्टर गू, क्या आप सच में इन सभी से मिलने वाले हैं? तभी हमारे मेन कैरेक्टर ने बिना झिझक के जवाब दिया, उन्हें आप बता दीजिए, जो लोग आज शाम को फ्री हैं वो आज ही आकर मुझसे मिल सकते हैं, और जो आज नहीं आ सकते वो लोग कल सुबह 9 बजे के पहले ही बैंक पहुंच जाएं। और उसने आखिरी बात साफ शब्दों में कही, 9 बजे के बाद आने की कोई किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरे पास किसी के लिए भी समय नहीं होगा। फिर उसने प्रेसिडेंट किंग को बोला, सुबह 10 बजे के बाद मेरे कोई दूसरे काम भी हैं।
हालांकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये आखिर करने वाला क्या है, पर वो इतना ये जरूर जानते थे कि ऐसे ये सवाल पूछने का हक उनके पास बिल्कुल नहीं था। उसके बाद उन्होंने उसका मैसेज सभी लोगों को भेज दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी वॉच देखी, फिर उन्होंने टाइम देखा और मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बोला, मिस्टर गू, क्यों ना हम कहीं और चले? उसने पूछा, कहाँ? कुछ ही समय बाद उन्होंने उसे इस शहर के सबसे लग्जरियस और सबसे बड़े क्लब के बाहर ले गए। फिर उन्होंने बताया ये क्लब उनके एक फ्रेंड का है, जहाँ पर बाथिंग, मसाज और आराम करने का एक प्राइवेट रूम भी है और बिजनेस मीटिंग की शानदार सुविधा है और आगे की बातचीत के लिए ये जगह बिल्कुल सही रहेगी। और हमारा मेन कैरेक्टर उनके साथ पीछे पीछे चला गया। वो सीधे रूम 666 वाले में पहुंचे। उस रूम में पहले ही से कई लोग बैठे हुए थे। मिस किन ने सभी से उनका परिचय करवाया। मिस्टर किन ने कहा, सभी लोग ध्यान दें, ये है मिस्टर गू। सभी लोग वहाँ पर खड़े हो गए। सभी ने उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोला, हेलो मिस्टर गू। हालांकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, पर वो उनकी नजरों में एक चलता फिरता खजाना था। वो कोई इन्वेस्टमेंट की दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं था, पर उसे इतना जरूर पता था कि कुछ इंडस्ट्रीज खत्म नहीं होती, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन इंडस्ट्रीज और ऐसे ही बहुत सारी अलग इंडस्ट्रीज और अलग इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। इनकी डिमांड हमेशा लगातार बनी रहती है। कुछ घंटे उनसे बात करने के बाद उसने दर्जनों कंपनियों में निवेश करने का फैसला ले लिया। उसने कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ युआन का इन्वेस्टमेंट किया और अगले ही पल सिस्टम ने उसे 3000 करोड़ युआन का कैशबैक दे दिया। समय का पता ही नहीं चला। जब आखिरी कैंडिडेट वहां से गया तब रात के 3 या फिर 4 बज चुके थे। इतनी देर से भागदौड़ करने के बाद आखिरकार उसे थोड़ी देर आराम करने का मौका मिला, लेकिन उसकी नींद ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही देर बाद प्रेसिडेंट किंग ने उसे फिर से जगा दिया। मिस्टर गू, अब हमें बैंक चलना होगा। आज हमारा जिन लोगों के साथ अपॉइंटमेंट है वो सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर उसने अपनी आंखें खोली और रात भर देर से सोने के कारण उसकी आंखें थोड़े थोड़े लाल थे और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके थे। वो और मिस्टर किन तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुके थे। वहां पर प्रेसिडेंट लू अपने ढेर सारे टीममेट्स के साथ वहां पर पहले से ही मौजूद थे। उसने सिर्फ फाइलें उठाई और उसके बाद जरूरी हिस्से पढ़ने लगे। फिर उसने बिना हिचकिचाए बोला, मैं ये वाला डील स्वीकार करता हूँ। वो उन दोनों ट्विंस टावर को अपना मेन हेडक्वार्टर बनाना चाहता था, इसीलिए वो ये नहीं चाहता था उन टावर का किसी और का हिस्सा किसी और के पास रहे। उसने वो दोनों बिल्डिंग्स 300 करोड़ युआन में खरीद ली। अगले ही पल सिस्टम ने उसे 3000 करोड़ युआन का कैशबैक दे दिया और इसके अलावा उसने बाकी कैंडिडेट्स की कंपनियों में भी 200 करोड़ युआन का इन्वेस्टमेंट किया। लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करते करते जब उसने घड़ी देखी तब तक सुबह के 9:50 हो चुके थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सभी की तरफ देखकर बोलता है, मुझे माफ कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया।